हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ स्वतंत्र भारत जो टॉपिक था उसका पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। आप उसका वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो के लिए। और ये बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी के पॉइंट्स को कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए ठीक है ये बताए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945 में चला था। पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया था। नवंबर 1945 के मुकदमे में शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो तथा प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया था। जब लाल किला में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कारजू और आसफ अली इनके सहायकों में थे। कार्यवाही के पहले ही दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल पश्चात वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित थे। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग और आरआर पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। अंततः सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या और बर्बरता का अभियोग है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज में ये सब जुड़े हुए थे, इसीलिए इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। फिर बाद में फैसला लिया गया कि नहीं, जो हत्या किया है, जो बर्बरता का में पकड़े गए संलिग्न थे, उसे केवल उन्हीं लोगों को जो है सजा दी जाएगी। नहीं तो पहले जो था ये व्यवस्था की गई थी, जो भी उससे जुड़े हुए थे, भले उन्होंने किसी का वध किया हो नहीं किया हो, कोई मतलब किसी तरह का कुछ क्रांतिकारी काम किया हो नहीं किया हो, सब पर मुकदमा चलाए जा रहे थे। इसलिए उन लोगों फिर बाद में फैसला लिया गया कि नहीं, जिन्होंने मतलब किसी का जान लिया है या फिर कुछ किया है उन्हें ही, उन पर ही सिर्फ मुकदमा चलेगी, आईएनए के जितने भी सदस्य सब पर नहीं। फिर ये नेक्स्ट है, ये तुरंत बाद क्या हुआ कि इसके तुरंत बाद जनवरी 1940 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया। फरवरी 1940 में आज़ाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता में मुस्लिम लीग से संबद्ध छात्रों ने 1 फरवरी 1940 को हड़ताल का आह्वान किया। आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज ने ही जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, यहाँ है देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व जो था, विश्व इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल गया था। सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई थी। समूचे एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए जनता की एक व्यापक लहर उठ गई। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनों और हड़तालों का सिलसिला जारी रहा। जनता आज़ादी की अंतिम लड़ाई में कूद पड़ी। नौसेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फरवरी 1940 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अनेक स्थानों पर विद्रोह किया। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत का उदय। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव कैंथे लॉरेंस ने घोषणा की कि भारत सरकार जो है शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। उसने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान तथा सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे। इसी आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। संविधान सभा ने दिसंबर 1940 में अपना काम शुरू कर दिया, परंतु मुस्लिम लीग और राजाओं ने इसमें भाग लेने से नया कर दिया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। 1940 में बंगाल, बिहार, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जिनमें हजारों हिंदू और मुसलमानों को जाने गई थी। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में नया वायसराय बनकर भारत आया था। भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। विभाजन जो कि 3 जून 1947 को आया था, माउंटबेटन योजना। विभाजन की घोषणा के बाद और भी दंगे हुए, विशेषकर पंजाब में कुछ ही महीनों में करीब 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए। सोचिए, 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। सांप्रदायिक दलों द्वारा फैलाई गई घृणा के परिणाम सामने आए। ब्रिटिश शासकों ने इन सांप्रदायिक दलों को प्रोत्साहन दिया था। दंगों के दौरान मानवता को भुला दिया गया और अत्यंत शर्मनाक तथा नृशंस घटनाएं घटित हुई। इसको शांत करने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए थे। शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया था। कांग्रेस शुरू से ही एकीकृत स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास करती आ रही थी, परंतु अंत में उसने भारत के विभाजन को मान लिया। कांग्रेस ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, परंतु महसूस किया कि आज़ादी प्राप्त करना और बिगड़ती स्थिति को
रोकने के लिए विभाजन को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। भारतीय जनता ने लगभग एक सदी के संघर्ष के बाद विदेशी शासन का समूल नष्ट कर दिया। हालांकि यह भयंकर दुखद घटनाओं के बीच हुआ। अंतिम मंत्रिमंडल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा मंत्रालय था? कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे वो, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना तथा प्रसारण विभाग और रियासत संबंधी मामले थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, ये आप लोगों को याद करना होगा। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के पास शिक्षा विभाग था। C.H. भाभा के पास कार्यखान एवं बंदरगाह तथा ऊर्जा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ TI 2 में कि खाद्य एवं कृषि विभाग किन के पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। आशफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग था इनके पास। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आधी रात को जब 15 अगस्त को दिन शुरू होने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी काम करने लगी थी। 14 अगस्त 1947 को नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए भारतीय जनता के भावी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बताया। ये कार्य थे गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को दूर करना। उन्होंने भारत की जनता और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने का व्रत लेने को कहा। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा भव्य प्रासाद बनाने को कहा जहां भारत के सभी बच्चे रह सके। 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया। भारत के लोग स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन गए। नए भारत के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया था। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत को जिस मार्ग पर आगे बढ़ना था वह आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही निश्चित हुआ था। आज़ादी की लड़ाई भारतीय जनता को प्रभुसत्ता संपन्न बनाने के उद्देश्य से लड़ी गई थी। यह लड़ाई एक ऐसा जनतंत्र स्थापित करने के लिए थी जिसमें सारी सत्ता संपूर्ण जनता के हाथों में थी, न कि किसी एक या दूसरे समूह के हाथों में। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और विभिन्न रीति रिवाजों का अनुसरण करने वाले लोग थे। यद्यपि देश में विभेद पैदा करने वाले सांप्रदायिक दलों जैसे तत्व मौजूद थे, परंतु आज़ादी के आंदोलन को किसी एक या दूसरे समुदाय का आंदोलन कराने में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया था। किसी भी धर्म को कोई भी विशेष स्थान नहीं दिया गया था। धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक जनतांत्रिक आंदोलन का अभिन्न अंग होती है। जनतंत्र में सब नागरिक बराबर होते हैं, अर्थात सबके समान अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने एक न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का लक्ष्य अपने सामने रखा था। यह लक्ष्य समाजवादी विचारों के प्रसार के साथ अधिक स्पष्ट हो गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वतंत्र भारत को समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए, तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना था। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में एक नीति बनाई थी जो सभी लोगों की समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका अर्थ यह था कि स्वतंत्र भारत उन सभी लोगों को सहयोग देगा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ था कि स्वतंत्रता अविभाज्य है और जब तक प्रत्येक एक देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक किसी भी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। भारत ने शांति की नीति पर जोर दिया क्योंकि शांति से रहने पर ही पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। शांति की नीति इस विश्वास पर भी आधारित थी कि विश्व के सभी आम लोगों के हितों में कोई भी विरोध नहीं है। इस तरह आज़ादी और शांति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार बन गई थी। इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत की जनता ने 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जीवन यात्रा प्रारंभ की। तो यहाँ आपका पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, सिविक्स जो है SCRT बोर्ड का और इंटरनेशनल मूवमेंट का पाँच पार्ट में जो है वीडियो करा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अब वीडियो को अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स।